नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में दूसरे दौर में भी वोटरों में खासा उत्साह दिखा। आज हुई वोटिंग में हर बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों से चुनाव आयोग भी खुश है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आए, यह इतिहास बनने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि पूरी घाटी और जम्मू में उत्साह के साथ मतदान हो रहा है, चाहे श्रीनगर की घाटी हो या ऊंची पर्वत चोटियां। कभी जहां से चुनाव के बायकाट की अपील की जाती थी, वहां के लोग भी मतदान करने के लिए आज बड़े संख्या में निकले। दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इसका गवाह बनने के लिए अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया गया है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई है, उनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना प्रमुख हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार गांदरबल और बड़गाम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जिन इलाकों में वोटिंग हुई है, उनमें से कई आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में पहली बार आतंकवाद की कोई छाया नजर नहीं आ रही है। पहले चरण में भी 61% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई सुबह है। इन 10 सालों में इस राज्य में क्या बदलाव आए और इन चुनाव के समीकरण क्या हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज और वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद रहेगा। और आप ये दृश्य देख सकते हैं कटरा, जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से नौशेरा, बलहामा, राजौरी, रियासी, श्रीनगर, अलग अलग जगहों से मतदान देते हुए लोग दिख रहे हैं और सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि वोटर जो है घर से बाहर निकलकर मतलब वोटिंग कर रहे हैं। पहले फेज में कम से कम 59% वोटिंग हुआ है और दूसरे राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में ज्यादा वोटिंग हो रहा है। लोकसभा में मतलब 60% से ऊपर 60% के ऊपर वोटिंग हुआ था। तो आज मतलब सेकंड फेज का चुनाव होने जा रहा है। कुछ नेता लोग, उमर अब्दुल्ला हो या और भी कोई हो, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाकर वहां का आतंकवाद 95% खत्म कर दिया है। वहां के लोगों के मन में जो डर था वो निकाल दिया है। जम्मू कश्मीर विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। वहां छोटे मोटे उद्योग आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी निश्चित रूप से चुनकर आएगी और वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ। जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट के शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में
लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहाँ नौशहरा विधानसभा क्षेत्र जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे अब्दुल रहीम, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, यह भी जान लेते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के आवाम को 10 साल के बाद अपना जमहूरी हक मिल रहा है और वो अपनी मनपसंद हुकूमत बनाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले 10 साल से यहाँ के आवाम बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब अच्छे दिन आ रहे हैं उनके लिए, अपनी हुकूमत बनेगी और उनको एक अच्छा फोरम मिलेगा अपनी बात करने का। तो ये तमाम सारे सियासतदार जिनकी हम लोग सुन रहे थे, वक्तव्य सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आज चूँकि दूसरा चरण बिल्कुल समाप्ति के दौर पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में वहाँ क्या हुआ, आज क्या रहा पूरे दिन, इस पर ही हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ फिलहाल अभी कांग्रेस प्रवक्ता मनीष कुमार पांडे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमनप्रीत कौर वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमनप्रीत जी और मनीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी, आपका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ज़्यादातर सीटें आपने उनको ही दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला वो आज राहुल गांधी को पर तंज कस रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को कश्मीर घाटी की सीटों के बजाय जम्मू पर काम करना चाहिए, जम्मू की सीटों पर प्रचार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये हमारा आपसी गठबंधन का मामला है और हो सकता है कि एडवाइस के तरीके पे उन्होंने चाहे जो भी चीजें कही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आपके सहयोगी दल के हैं वो, और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर घाटी में राहुल गांधी प्रचार ना करें, जम्मू में प्रचार करें। ये तंज कसा है आपके लिए और कई जगह आपके साथ फ्रेंडली फाइट में है वो, यानी कि गठबंधन कंप्लीट हुआ ही नहीं आपका। 6 जगह आप उनके साथ फ्रेंडली फाइट में, दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर। इन लोगों का इंटरनल मामला है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार होनी दिख रही है, बीजेपी के लोग और तमाम लोग जितने भी सर्वे करने वाले लोग इनसे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जो पेडेड बीजेपी के द्वारा जो भी पेडेड है पूरी तरह बौखलाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी दुकान चलाएं कैसे, क्योंकि कांग्रेस के इस तूफान का सामना कर पाना भी बीजेपी के लिए असंभव। तो इन सारी चीजों को लेकर जिन मुद्दों पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, वहाँ पे ये तो उल्टे पुल्टे बयान को लोग ऐसे तोड़ मरोड़ कर हाईलाइट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो एक असफल प्रयास है। वहाँ पे हमारी सरकार बनना तय है और इस चीज में कोई संदेह नहीं। मनीष भाई, ये समझना पड़ेगा जिससे गठबंधन है, एक तो सबसे पहले जब गठबंधन हुआ तो 51 सीटें उन्होंने ले ली, आपको सिर्फ 32 सीटें दी। उसके बाद 6 स्थानों पर आपसे वो फ्रेंडली फाइट में हैं। आज जब राहुल गांधी
कश्मीर की धरती पर गए चुनाव प्रचार करने के लिए अपने प्रत्याशियों का, तो वो हिदायत दे रहे हैं कि कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू में राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें सामान्य नहीं हैं। चीजों को मैंने आपसे कहा, जिन चीजों को सामान्य या असामान्य परिवेश से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन चीजों को मैं एक एडवाइस समझ के, ये मुझे लगता है कि ये एक एडवाइस होगी। हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई प्रत्याशी जहाँ पे जिसकी जरूरत, तो मतलब सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी की जरूरत वहां पे हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। खैर ये गठबंधन का इंटरनल मामला है, उस चीज पे फोकस न करते हुए चुनाव पे अगर फोकस किया जाए तो दूसरे चरण के मतदान में भी यह साफ प्रतीत नजर मतलब हो रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पे बीजेपी का बंटाधार हो रहा है। बीजेपी के लोग तिलमिलाए हैं, बौखलाए हुए हैं, अपनी जमानत तक बचा पाने में असक्षम दिख रहे हैं। जी ठीक है, ठीक मनीष जी। अमनप्रीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। अमनप्रीत जी, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो रही है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कमोवेश वही स्थिति प्रथम चरण में भी हम लोगों ने देखा। 61% मतदान हुआ था जब पहला चरण जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का हुआ, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज भी हम लोगों ने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबे लंबे बूथ में लाइनें लगी हुई हैं, और लोग निकल रहे हैं घरों से, वोटिंग राइट्स का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों में जो वोटिंग राइट्स को लेकर जुनून है, उसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए वोटिंग डे पे जब परसेंटेज बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात होती है। लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए ये एक अच्छी मिसाल हो जाती है। 2014 में जब पीडीपी और भाजपा ने सरकार बनाई थी तो किसी कारणवश वो सरकार अपना कार्यकाल है जो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 18 में क्या हुआ कि भाजपा ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया था। तो उसके बाद कंटिन्यू 2019 जब से 370 लगाई गई है, उसके आप देखते हो कि तब से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पे। तो लोग, मुझे लगता है ये जो 18 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ है, जैसे उसकी परसेंटेज 61% हुई है, और आज भी दोपहर तक अच्छी परसेंटेज थी, तो 1 बजे तक भी 36% तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। तो ये लोग जो बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, अपने वोट के अधिकार को यूज करने पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग शायद राष्ट्रपति राज से उकता गए हैं। लोग चाहते हैं कि वहां पे अच्छी एक विधानसभा बनाई जाए, अच्छा एक सीएम हो जो वहां पे कंट्रोल करे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, वहां पे शांति कायम रह सके। क्योंकि आपको पता है कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका है, वहां पे डर और माहौल ऐसा रहता है कि वोटिंग के लिए लोग पहले निकलते ही नहीं थे। आप अगर बात करो कि लोगों के मन में इतना डर रहता था, आतंकवादी जो है उनको थ्रेट करते थे, उनको बोलते थे कि वोटिंग के लिए आप आओगे तो हम आपको मार देंगे, इन बातों से वहां पे वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह नहीं नजर आता था। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। आज दूसरे चरण का जब मतदान हो रहा है तो लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा रही है। ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि वो वहां पे जो माहौल है वो बदले, क्योंकि अगर अच्छी सरकार होगी, अच्छा कार्यकाल चलेगा उनका, तो अच्छा कंट्रोल भी उनका रहेगा। तो उसी वजह से जैसे 370 हटने के बाद आपको भी पता है वहां पे बहुत देर जो लोगों का समर्थन है वो लोग खुल के बोल नहीं पा रहे थे। लोगों में नेटवर्किंग जो है वो बंद ही हो गई थी। लोग अपने भाव जो है वो अखबार में या टीवी में किसी भी तरह अपनी मन की जो विचारधारा है उसको शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज इलेक्शन के जरिए, अपने वोटिंग अधिकार के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि उनको कश्मीर में क्या चाहिए। और आज की वोटिंग का जो भी रिजल्ट होगा वो लोगों के जो दिलों में है, वो मुझे लगता है कि वोटिंग के जरिए नजर आए। अमनप्रीत जी, आपने महिलाओं का जिक्र किया और ये कहा कि महिलाएं भी बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन वहाँ के जेंडर असंतुलन को आपने देखा। पहले चरण में भी सिर्फ 6 प्रत्याशी महिलाएं थी और इस चरण में भी सिर्फ 6 प्रत्याशी महिलाएं हैं। देखिए, उम्मीदवारों की बात हम अगर करें तो बाकी अगर स्टेट की बात करें तो वहां भी औरत जो है उम्मीदवारों के नाम पे बहुत कम होती है। महिलाओं को उम्मीदवार के नाम पे इतना ज्यादा मुझे लगता है कि सिलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजह है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने हिसाब से
जो अपने अपने मन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जो सरकार पे अगर वो आती हैं तो वो कार्य नहीं करती हैं। उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से उनके जो, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई महिला उम्मीदवार जीतती भी है तो उसके ऊपर उसके पति का, उसके पिता का, उसके भाई का, उनकी जो दिमाग है उनका काम ज्यादा होता है। वो अपने डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाती। इसलिए अगर हम बात करें कि मतदाता जो महिलाएं हैं और उम्मीदवार जो महिलाएं हैं, उनमें हम किसी तरीके से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग अलग चीजों के लिए है, क्योंकि जो एज ए मतदाता अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो बहुत अवेयर है। खासकर जम्मू एंड कश्मीर की जो महिलाएं हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत अवेयर हैं और हर चीज में मुझे लगता है वो मर्दों से आगे जाती हुई नजर आती हैं। तो ऐसा ही है। उम्मीदवारों की बात अगर हम करें तो उम्मीदवार तो डिपेंडेंट हो जाता है ना कि किस पॉलिटिकल दल में कितनी महिलाएं हैं और कौन सा पॉलिटिकल दल महिलाओं को कितनी तवज्जो देता है। अमनप्रीत जी, जिस देश में महिला आरक्षण पर बातचीत हो, जिस देश में महिला आरक्षण का बिल पास हो, उस देश की पॉलिटिकल पार्टीज अगर धरातल में टिकट नहीं देती हैं तो इसका मतलब है कि महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी सोच जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। ठीक है, शमशी आजाद जी, आलोक जी, ये फैक्ट है, इसको हम झुटला नहीं सकते। हमारे देश की 50% आबादी जो है वो महिलाएं हैं। हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं, पर फिर भी एज ए उम्मीदवार पॉलिटिकल दल उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसके पीछे क्या वजह रही है, एक तो मैंने आपको बता ही दी है, उसके और भी बहुत सारी वजह हैं, पर वही है कि ये फैक्ट है और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। शमशी आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 47 सीटों में सिर्फ 19 उम्मीदवार क्यों उतारे? क्या प्रत्याशी नहीं मिले, या कोई रणनीति है, या फिर कोई और आपकी सोच या कोई प्लानिंग? नमस्कार। आपको देखिए बहुत सालों के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर साफ और स्वच्छ चुनाव कराने जा रहे हैं। और आपने देखा कि वहां पर जो महिलाएं हैं, पहले चरण में भी आपने देखा और दूसरा चरण भी आज जो वोटिंग का चल रहा है, तो उसमें आपने देखा कि महिलाएं जो अभी तक वोट देने के लिए निकलती नहीं थी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आत्मविश्वास पैदा किया है। कहीं न कहीं उनको जो आगे बढ़ाने का काम किया है। कहीं न कहीं देश के योगदान में आज कम से कम महिलाएं बढ़ चढ़कर, वो भी जम्मू और कश्मीर जहाँ जैसे स्टेट में जो है वोट देने के लिए निकल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। रह गई बात प्रत्याशी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर उतरे है ना, उतरे ये बात नहीं होती, लेकिन हम जिसके समर्थन थे, जिसके वहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार वहां पर बननी तय है, क्योंकि हम एक साफ स्वच्छ छवि वाला प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर को बनाना चाहते हैं। देश की जनता जिसकी निगाह, जिससे देश की नहीं बल्कि विदेशों की निगाहें भी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर लगी थी, तो कहीं न कहीं ये देखने में आ रहा है कि जो अब तक ये होता था कि 20 जगह पर विस्फोट हो जाता था, पोलिंग बूथ पूरी की पूरी गाड़ियां उड़ा दी जाती थी, लोग जो है जो मतदान कर्मी रहते थे उनका अपहरण कर लिया करते, तो ये सब कम से कम इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां वो ये करती थी कि पूरा बूथ जो है कैप्चर कर लिया करते थे, अपने मनमाने ढंग से वहां पर प्रत्याशी जीत जाया करते थे। लेकिन एक दहशत का माहौल जो वहां पर था वो बिल्कुल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो चुका है। मोदी जी की रैलियां भी वहां पर सफल हुई, अमित शाह ने भी रैलियां की लगातार, और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री वहां पर अभी भी वहां पर जो विश्राम कर रहे हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। जनता ने इस बात का धन्यवाद दिया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी सीटें वहां पर है वो जीतेंगे, और जो गठबंधन की वहां पर सीटें हैं वो जीतेंगे। और एक जो परसेप्शन था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर जनता में कि अगर वो आ जाएंगे तो जम्मू और कश्मीर में और बुराई कर देंगे, मुसलमानों को जो है उनकी हत्या कर देंगे, उनका घर छीनेंगे, जो हुआ था कि धारा 370 हट गई है तो सारे विदेशी यहाँ पर आ जाएंगे, भारत से जो है वहां पर हिंदू राज्य उत्तर प्रदेश में वहां पर जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया जाएगा। तो ये सारा प्रदर्शन जो विपक्ष का फैलाया हुआ था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसका जो है तिरस्कार किया, इसको जो पूरी तरीके से जनता के सामने लेकर आए। विपक्ष का जो दोहरा चेहरा था, दोहरा चरित्र था, जो उनकी दोगली राजनीति हुआ करती थी, डरा कर राज करने वाली, उसको पूरी तरीके से वहां पर सफाया किया। निष्पक्ष रूप से आज जो है वहां पर चुनाव हो रहा है, वहां पर मतदान हो रहा है, और सभी प्रत्याशी जो कम से कम भय के मारे वहां पर प्रचार नहीं कर पाते थे, आज निडर होकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुआ है, और वहां की जनता इसका धन्यवाद देती है।
धन्यवाद के रूप में यह है कि हमको मतदान करेगी, और मतदान के रूप में यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल के नेता, उसके गठबंधन दल की जो है वहां पर सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पर। जी मनीष भाई, माहौल सब बीजेपी ने ठीक कर दिया है वहाँ पर, आप इसका तो जवाब देंगे ही, लेकिन एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए। मनीष जी, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी गठबंधन सरकार आ जाती है तो वो प्रदेश को एक बार फिर खुशहाल कर देंगे। तो खुशहाली का मतलब क्या माना जाए? क्या वो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, या फिर खुशहाली के माने कुछ और भी है उनका? और अगर अनुच्छेद 370 हटाने की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले तो मैं, जैसे कि अभी शमसी आजाद जी ने बताया, और उनकी कुछ बातों पे आता हूँ, फिर आपके सवाल का भी मैं संपूर्ण तरीके से जवाब दूंगा। जैसे इन्होंने एक क्रेडिट दिया लगातार कि जो परसेंटेज बढ़ा है वो माननीय मोदी जी की देन है। मोदी जी ने देश में से डर का माहौल खत्म किया है, और महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी इन लोगों ने प्रश्न उठाए। तो मैं उस पर बस जैसे एक ही पूछा, देश में डर का माहौल कहाँ पे खत्म हुआ है, जरा ये मुझे बताएं। देश में डर का माहौल उन जगहों पर भी आज व्याप्त हो गया जहाँ कभी कोई शांत प्रदेश हुआ करता था। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये एक सर्वे के अनुसार रोज के आज के टाइम में रोज 83 गंभीर अपराध एक महिला के साथ पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर से लेके हाथरस से लेके तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कहीं न कहीं सरकार अपनी विफलता को छिपा रही थी। तो महिला सुरक्षा की बात जब ये करते हैं तो ये एक हास्यास्पद बात नजर आती है कि बीजेपी के लोग महिला सुरक्षा के नाम पर भी कुछ बोल रहे हैं। तो ये वही बीजेपी के लोग हैं जो बलात्कारियों को माला तक पहनाने का काम करते हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं कि एक बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा यात्रा से लेकर दुनिया भर की यात्रा निकाल। तो महिला सुरक्षा की बात तो ये कतई ना करे। और रही सर आपकी बात, तो मैं उस बात पर भी आता हूँ कि जैसे आपने ये पूछा कि राहुल गांधी जी ने खुशहाल प्रदेश की बात की, तो इसका मतलब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुशहाली तभी होती है जब वहाँ पर रोजगार का आलम होता है। आज पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है किसी से नहीं छिपा हुआ है, और उस पर गलत तरीके का लॉजिक, गलत तरीके का बहस देकर जनता को बरगलाने का काम जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। वहाँ के जो लोकल मुद्दे थे, एक बहुत बड़ा इश्यू लेके थे, जैसे कि वहाँ की लाइट की समस्या। जनता इस बार अपने मूलभूत समस्या के लिए, अपने विकास के लिए, अपने रोजगार के लिए वोट कर रही है, न कि हिंदू मुस्लिम के लिए, न कि इन तमाम अनर्गल बातों के लिए। तो इस बार पूरी तरह से उस भय के माहौल को समाप्त करने का और जनता में एक जोश जो राहुल गांधी जी के लिए दिखा है, राहुल गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। और बहुत ही करारी हार के नजदीक बीजेपी वहाँ पे है, और ये पूरी तरह से डरे हुए लोग हैं, और यही डर इनके मुंह से अनर्गल बातें निकलवा रहा है। जी ठीक है। अमनप्रीत जी, शमशी जी आपके पास आऊंगा। आपके सवाल का जवाब अमनप्रीत जी से भी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अगर कोई बहुत 10 सेकंड में अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद अमनप्रीत जी के पास जाते हैं। पार्टी के लोग हैं, इन्होंने तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, आज विपक्ष के भरोसे यानी समाजवादी पार्टी के भरोसे अब इनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में रह गई है। और यही हाल फिलहाल जम्मू और कश्मीर का मामला रह गया है। ये कहाँ से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक शहजादे को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है कि किस तरीके से इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, किस तरीके से इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन देश को छलने वाले जो युवराज जो है, इनको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था, जो वहां पर उसका बहुमत हुआ करता था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्योंकि घाटी में उग्रवादियों को यही फंडिंग किया करते थे, घाटी में यही जो देश को बंटवारे लगवाने के नारे लगवाया करते थे। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लहराया जाता, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगता। तो ये सारी चीजें कम से कम जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता था कि गढ़ है कांग्रेस पार्टी, या जो कहा जाता था कि आतंकवादियों का गढ़ है, तो दोनों गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है निष्पक्ष रूप से। मैंने फिर वही कहा था कि जो अब तक जम्मू कश्मीर में ये हुआ करता था कि अब तक कम से कम 10 जगह आपके वीडियो पे टेलीविजन पे 10 जगह स्क्रीनों पर आपके अब तक दिखाया जाता है कि यहाँ पर विस्फोट हो गया, यहाँ गोलियां चलाई गई, यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई, प्रत्याशियों का अपहरण तक हो जाया करता था। तो कम से कम ये सारी चीजें तो सरकार से खत्म हो गई है। जनता यही चाहती है कि देश में अमन चैन की सरकार रहे। विकास तभी हो पाएगा जब देश में अमन चैन रहेगा, रोजगार तभी बढ़ेगा जब जंगल राज खत्म हो जाएगा, माफिया राज खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करती है। इनका इसी तरीके से नारा लगता रहेगा, होना कुछ नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद चर्चा का क्रम जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है और एक बार फिर अमनप्रीत जी के पास चलेंगे। अमनप्रीत जी से सवाल लेते हैं। अमनप्रीत जी, जैसा कि अभी शमशी जी की बातचीत सुनी आपने, उसके मुताबिक बीजेपी का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में शांति है, सामान्य जनजीवन पटरी पर आ गया है, घाटी पर चरमपंथी घटनाओं में कमी आ गई है और लोग मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। ये बीजेपी का दावा है। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में आपका बहुत गहन अध्ययन है, क्या ये वाकई धरातल में चीज़ें दिखती हैं? बिल्कुल नहीं, धरातल पे तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर आप वहाँ के लोगों से जाके पूछें कि उनको क्या फर्क पड़ा है जब से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है, जब से 370 हटाई गई है, उसके बाद आपको भी पता है नेटवर्क वहाँ पे बंद कर दिए गए थे, मीडिया पे कलम पे पहरेदारी हो गई थी, महबूबा मुफ्ती जो है, उमर अब्दुल्ला जो है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। अवाम जो है अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, नेट पे नहीं डाल सकते थे, सोशल मीडिया का जमाना है, बातें छुपाई नहीं सकती है। पर क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बंद था तो वहाँ पे लोग अपने जो वहाँ के हालात हैं, वहाँ पे कैसे धरातल पे किन किन चीजों का उनको सामना कर पड़ रहा है, ये चीजें वो बाकी लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे। शायद इसलिए हम और आप बहुत देर तक कश्मीर के हालात क्या है इसके बारे में जान ही नहीं पाए। आपको भी पता है जब कोविड हुआ है तो बहुत सारी चीजें, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, स्टडी भी होम से हुई है, उन चीजों ने भी कश्मीर के बच्चों को प्रभावित किया है। उन बच्चों के एग्जाम आते थे, उनके पास नेट नहीं होता था, तो वो किन किन मुश्किलात का सामना करती थी, ये हमसे बढ़कर, आपसे बढ़कर वहाँ की जो आवाम है वो ही बता सकते हैं। अगर वहाँ पे जैसे आपने देखा कि जब से पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो इन्होंने क्यों वहाँ पे लोगों के, जो वहाँ के लोग हैं उनको क्यों बेसहारा छोड़ दिया? अगर सरकार उन्होंने बनाई थी, लोग अपने मनपसंद से भाजपा और पीडीपी को लेके आए थे, उनके संगठन को लेके आए थे, तो क्यों भाजपा ने उन लोगों को रास्ते में ही छोड़ दिया? क्यों नहीं 5 साल अपने वहाँ पे कम्पीट किए? और अगर आप वहाँ के लोगों की बात करें तो वहाँ पे टूरिस्ट कितने कम हो गए हैं, वहाँ पे डर और भय का माहौल है। क्या वहाँ पे अभी हमले बंद हो गए हैं? क्या आतंकवादी गतिविधियां बंद हो गई है? क्या वहाँ पे जो हमारी सेनाओं के जवानों के जो लिपट के तिरंगे में लाशें आती हैं, क्या वो बंद हो गई हैं? आप पूछे जरा इनसे, ऐसा हो गया है क्या 10 साल में? क्या जी बिल्कुल बंद है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे वहाँ की खबरें छुपाई जा रही हैं, चाहे वहाँ की एक्टिविटीज जो है वो बाहर के लोगों को पता नहीं चल पा रही थी, अभी तो खैर थोड़ा सा खुल गया है माहौल, तो अभी लोगों को पता चल रहा है। पर वहाँ के लोगों ने क्या मुश्किलों का सामना नहीं किया। और हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछ के देखिए, उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जिनके बच्चे आए दिन तिरंगे में लिपट के उनकी लाशें आती हैं, क्या उनको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सब चंगा है? क्या उनको हम कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जिससे भाजपा की सरकार आई है वहाँ पे शांति का माहौल है, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, वहाँ पे अटैक्स नहीं हो रहे? उन कश्मीरी पंडितों से पूछिए जिनके साथ पुनर्वास का हम वादा करती हैं सरकारें, और उनको अभी तक अपने स्टेट से बाहर भटकना पड़ रहा है, कभी कहीं वो सहारा ढूंढते हैं। क्यों नहीं हमारी सरकार उनके लिए पुनर्वास का वहाँ पे समाधान कर पाई? ये वहाँ के लोगों बहुत सारे विषय हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। शमशी भाई आपके पास आऊँगा। एक सवाल मुझे लगता है कि मनीष पांडे से ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ, फिर आपसे जवाब ले लेता हूँ। मनीष पांडे जी, आप भी चूँकि उस राज्य की सत्ता में काफ़ी वक्त तक रहे हैं काबिज, वहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी जिसका आपने भी जिक्र किया,
सुरक्षा, आतंकवाद, ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आप पर भी आरोप लगते रहे हैं। और जब आप सत्ता में थे तब ये आरोप है कि आपने इन मुद्दों पर कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई, आपकी पार्टी ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आज भी ये ज्वलंत मुद्दे खड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जी देखिए, मैं एक चीज मैंने ये नहीं कहा कि जब हमारी सरकार थी तो वहाँ पूरी तरह से अमन, चैन और सुकून कायम था, हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन जो अभी इस समय की वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से वहाँ के मामले पर लीपापोती करती हुई नजर, अभी थोड़ी देर पहले शमसी आजाद जी ने कहा, शायद वो अच्छी तरीके से होमवर्क करके नहीं आए। उन्होंने हमलों की बात की, 2014 के बाद से 188 गंभीर हमले हुए हैं। शायद उन्होंने इस बात को छिपा लिया, और या तो वो बताना नहीं चाहते। हमने शमसी जी, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो प्लीज उम्मीद करूंगा आप जी आप बोलिए। तो मैंने ये बात उनसे कही कि चाहे हमले हो या जिस तरीके से लोगों को रोजगार से दूर किया गया, एक मुख्य धारा से जुड़ने का काम न करने के बाद भी अपना खुद का झिझोरा पीटने वाले ये छद्म राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, इन पार्टियों के पास बस एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से देश के लोगों को जाति पात और धर्म और उन्माद के नाम पर लड़ाकर अपनी रोटी सेकना। विकास इनका कभी मूल मुद्दा रहा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कभी काम ही नहीं किया। जी ठीक है शमशी जी, 10 साल बाद आपकी पार्टी जेके में लोकतंत्र का सामना करने कर रही है, बल्कि यूं कहें अनुच्छेद 370 हटने के बाद, बदली तस्वीरों के बाद बीजेपी अपने आप को कहां खड़ा पाती है? हमें तो बड़े शर्म की बात आती है। अभी मनप्रीत कौर जी बोल रही थी, और महिला होते हुए भी एक ऐसी पार्टी का ये समर्थन कर रहे हैं जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ है, जिसने महिला बिल जो है संसद में फाड़ दिया था, और आज वही पार्टी के लोग महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं और उनका ये समर्थन कर रही है और उनकी विचारधारा के साथ ये चल रही है। कम से कम इनको तो ये सोचना चाहिए था कि इस चैनल पर, जिसको पूरा राष्ट्र देखता है, लाखों लोग समय निकाल कर इसको देखते हैं, ऐसे डिबेट में कम से कम ऐसी पार्टी का समर्थन करना ठीक है। भाई आपकी कोई फायदा होगा, कोई राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप उस पार्टी से राजनीतिक पार्टी एक मिनट बोल लेने दीजिए। जो सही है वो सही कह रही हूँ, जो गलत है वो गलत कह रही हूँ। हाँ ये बात है कि आपको सही जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं, इसीलिए जनता ने आपको जो है किस तरीके से तिरस्कार आपका किया है ये पूरा देश जानता है। आप सही बोल रहे हैं तो आप फैक्ट्स पे बात करो, जो मैंने कहा उस पे फैक्ट्स पे जाके आप बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। बिल्कुल फैक्ट पे ही बात करनी है। बैठे हो, आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। नहीं कर सकते कि मैं फलां राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल दल है उसको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल दल से नहीं जुड़ी हुई, मैंने अपनी बात हमारी पूरी हो जाएगी तो हमारी पूरी हो जाएगी तो सब समझ लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी पार्टी का समर्थन करें जिसने हमेशा महिला विरोधी काम किया, जिसने देश में महिलाओं के खिलाफ मैंने कब कहा कि कौन सा पॉलिटिकल दल अच्छा है? मैंने तो किसी की तारीफ ही नहीं करी। मैंने तो जो हुआ है, जो घटित घटनाएं हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है, उनके ड्रॉबैक्स बताए हैं। आप महिला है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, तो हमारा भी थोड़ा सा सम्मान आप भी रख लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है। ठीक शमशी जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देख रहा है देश जो है बदला हुआ जम्मू कश्मीर देख रहा है, और भी पार्टियों ने साहस किया था। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ने साहस किया था कि वहां पर जाकर हम चुनाव लड़ें, लेकिन ये हुआ कि वहां पर उनको कार्यालय भी खोलने के लिए जनता ने मना कर दिया कि आपको यहाँ कार्यालय किराए पर भी नहीं दिया जाएगा। तो वो अपना बुरिया बिस्तर लेकर वापस चले गए। यहाँ से प्रभारी बनाकर, बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में था, अल्पसंख्यक समाज का, उसको प्रभारी बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया था। वो भी बेचारे स्टेशन से उतरे, दूसरी ट्रेन से वापस चले आए। तो ऐसे लोगों ने जब वहां पर सरेंडर कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो परिणाम होगा वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इसमें कोई इफ एंड बट, कोई शक शुबे की कोई बात ही नहीं रह जाती है। रह जाता ये बात फिर वही जनता याद करती है कि जो गोलियां चलती थी, गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, सब थे अपने, लेकिन कौन ऐसा था जो वहां आतंकवादी बनकर आता था और अपने ही लोगों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता था, अपने ही लोगों का अपहरण कर लिया करता था? कौन था? अगर पाकिस्तान से लोग आते थे तो पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समाज के ही लोग आते थे। ठीक है भाई, आपने पंडितों के साथ जो किया, कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया, 20 साल तक लगातार किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद
जब वहां पर पंडितों का पलायन हो गया, उसके बाद कौन सा ऐसा आतंकवादी था, कौन ऐसा उग्रवादी हुआ करता था जो आता था और अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता था, उनका अपहरण किया करता था। आप लोगों को तो चैनल पर कम से कम धन्यवाद अदा करना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी मानवता है कि आज कम से कम राज्य में चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, बगैर किसी डर के हो रहा है, महिलाएं वोट भी दे रहे हैं, महिलाएं प्रत्याशी भी बनी हुई है, इसके विपरीत सिर्फ आप वही बात करने के लिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो ये बात देश की जनता नहीं मानेगी, आप मान सकती हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आशीष जी भी। हम आपकी बात को मानते हैं, हम ये भी मानते हैं सत्यपाल मलिक जो है वो वहाँ के गवर्नर रहे हैं JNK के, और वो भाजपा के ही थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने उनकी इंटरव्यू, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी है, आपको शायद याद ही होगी। उन्होंने क्या बोला था कि पुलवामा के हमला क्यों करवाया गया था? ठीक है। अरे अमनप्रीत जी, इस मुद्दे पर अभी हम लोग मलिक की बात पे तो आप यकीन कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत फिर कर लेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत अहम है और हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। वहीं के गवर्नर थे। जी जी, ठीक है, बात उससे रिलेटेड है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, और वो भाजपा के ही थे, इसलिए मैं जी बिल्कुल बिल्कुल भाजपा के ही थे। भाजपा से निकलने के बाद उन्होंने बहुत कुछ बोला भाजपा के लिए। आशीष जी आपका बहुत बहुत नहीं बोला, पहले ही बोला। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रथम चरण हम लोगों ने देखा, आज द्वितीय चरण देखा, लोग निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उससे हारे जीते कोई भी, लेकिन जो ये लोकतंत्र जमहूरियत बहाल हो रही है, लोग निकल रहे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उससे ये बात तो तय है कि पड़ोस में बैठे जो आतंकी है और उनके आका हैं, उनकी नींदें जरूर उड़ी होंगी। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने और सटीक कहा कि आज जो चुनाव हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आज भारत को एक मजबूत देश के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज इतने अधिक संख्या में लोग चुनाव में आ रहे हैं, और तो पड़ोसी देशों और उनके जो अंदर जो विभिन्न आतंकवादी दल जो ये सब काम संलिप्त रहते थे जम्मू कश्मीर के लिए, वो आज उनकी आंखें खुल गई होंगी कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है और न किसी को इसके ऊपर बोलना भी चाहिए। लेकिन वहीं रही दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो समस्याएं हैं, वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहाँ के लोकतंत्र को किस तरह सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था या तो केंद्र सरकार या आने वाली सरकार करती है, या आने वाला समय बताए। रही एक बात और मैं इससे बताऊं कि जैसा अभी हमारी कौर मैडम ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था, या फिर अमित शाह ने क्या कहा है, आते हैं तो बयानबाजियां क्या होती हैं, उन सभी से हमें भीतर होकर जरा सोचना चाहिए कि वो ठीक है कि वो चीजें हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल नेता हैं वो किस स्तर से उसको समझ रहे हैं और प्रदेश के लिए काम करने की जनभावना को रखते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज राज्य तो नहीं है, वो इतनी समस्याएं हुई, इतना कुछ हुआ, लेकिन राज्य विहीन तो नहीं हुआ था, उसको आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यह शायद नहीं होना चाहिए था, उसको राज्य ही रहना चाहिए था। और आज राज्य न होने के कारण इतनी सारी समस्याएं या कोई बोल पा रहा है। अगर राज्य होता तो यह सब समस्याएं देखने को नहीं मिलती। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि चाहे सरकार जिसकी भी बने, केंद्र शासित प्रदेश वह नहीं रहना चाहिए, वह राज्य के रूप में ही तब्दील किया जाना चाहिए। आशीष भाई, आशीष जी मुझे लगता है आपसे दोबारा फिर सवाल इस पर लेना पड़ेगा। आशीष जी, चुनाव कोई भी हो, चुनाव जीते कोई भी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अमनप्रीत जी भी इसमें सहमत होंगी कि जो बीजेपी को करना था वो पहले ही कर दिया गया। एलजी को इतना सुपर पावर बना दिया गया है, वहाँ पर कानून व्यवस्था, पुलिस और अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग सब एलजी को दे दी गई है, पहले से ही दे दी गई। सरकार किसी की भी बने, राज चलेगा एलजी का ही। बिल्कुल वाला हाल होगा वहाँ पे भी। जी ठीक है अमनप्रीत जी, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल भी कर दीजिए, और मुझे लगता है कि इस पर आपका रिएक्शन भी आ जाए, फिर उसके बाद शाम जी के पास चलूंगा।
देखिए आलोक जी, मैं यही बोल रही हूँ मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मुझे जवाब देना है। मैं अमनप्रीत जी, आपको तो ये मालूम ही है ना कि वहां पर एलजी को कितनी पावर दे दी गई है। वहां पर एलजी को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, उसमें से जो धारा 51 है, मुझे ठीक से याद आ रही है, मुझे धारा 51, उसके तहत एलजी को कानून व्यवस्था, पुलिस और वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को दे दिया गया है। सरकार किसी की भी बने, ये काम एलजी ही करेंगे। तो जैसे दिल्ली की सरकार होगी वैसे ही मुझे लगता है कि वहां पर चुनी हुई सरकार होगी। अमनप्रीत जी, आपका रिएक्शन। असल में आलोक जी, अगर एलजी की पावर्स को देखा जाए तो पहले ये इतनी ज्यादा नहीं होती थी। भाजपा वालों ने, जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो कि दिल्ली में भी सरकार चाहे आपकी है, पर वहां पे एलजी को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि सरकार नामात्र की होती है, सिर्फ नाम की हो जाती है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कश्मीर में भी भाजपा बहुत अच्छे से जानती है कि उनको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, चाहे वो वजह 370 है या कोई और है, वो हम इस चीज में नहीं जाते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं, जो वोटिंग को प्रभावित करती हैं, जो वोटिंग परसेंट को प्रभावित करती है। वहां पे पंडितों की प्रॉब्लम्स है, वहां पे बेरोजगारी है, वहां पे लोगों के लिए सहूलतों की कमी है, वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं उनमें कमी है, वहां पे अराजकता है, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां हैं। इन चीजों को एक साइड पे रखते हुए अगर हम देखें, एलजी को इतने सारे अधिकार वहां पे दे दिए गए हैं कि चाहते हुए ना चाहते हुए सरकार किसी की भी बने, लोकतंत्र में वोटिंग जो भी जीतेगा, जो पार्टी जीतेगी वो अपनी सरकार बनाएगी, उसी में से वो सीएम सिलेक्ट करेगी। पर इन सब चीजों को एक साइड पे भाजपा वालों ने रख दिया है, क्योंकि अगर एलजी के पास सारी सहूलतें, जो सारी अधिकार क्षेत्र हैं वो एलजी के पास है, जैसे आपने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को देखा कि मेन तो वही होता है, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी के पास है, तो सरकार चाहे पीडीपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, तो अधिकार जो है ज्यादा एलजी के पास ही रहेंगे। जैसे केजरीवाल सरकार तिलमिलाती रहती है कि एलजी के पास ये अधिकार है, हमें पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे ही बिल्कुल हालात मुझे लगता है कश्मीर में भी होने वाले हैं, क्योंकि वहां पे भी जो सरकार भी बनेगी अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाएगी। हर चीज के लिए फाइनलाइज डिसीजन जो होगा वो वहां के एलजी का होगा, या फिर आप समझिए कि इनडायरेक्टली हमारी सेंट्रल सरकार भाजपा सरकार का हो। ठीक है शमसी जी, आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज़्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास, जो जम्मू कश्मीर का एलजी होगा उसके पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े जो ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं वो अधिकार अब एलजी के पास होंगे। तो सत्ता में अप्रोक्ष अधिकार तो पहले ही आपने ले लिया है वहां पर। देखिए, वहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरीके से है कि अगर इस तरीके का अधिकार केंद्र के पास नहीं रहेगा तो फिर पड़ोसी मुल्क वहां पर जिस तरीके से आपने देखा था कि 70 साल कांग्रेस ने वहां राज किया, लेकिन एक छोटे से राज पर भी कांग्रेस पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि उन्हीं के सहारे उनकी सत्ता चलती थी, वही पाकिस्तान के सपोर्ट से, वही विपक्ष के सपोर्ट से, वही वहां पर जो उग्रवादी थे, वही आतंकवादी, उन्हीं के सपोर्ट से हमेशा उनकी सरकार वहां पर चलती रही। इसी वजह से ये रहा कि उन्होंने 70 सालों में जम्मू कश्मीर पर कंट्रोल अपना नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 से 7 साल लगे। लेकिन आज कम से कम ये है कि घाटी में जो अमन चैन बना वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। और अगर इनके हाथ में सत्ता चली गई, भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि कहीं से अगर इनके हाथ में सत्ता चली जाएगी तो फिर जो विदेशी ताकतें थे, फिर जो देश को बंटवारा करने वाली ताकतें थी, फिर जो हिंसा फैलाने वाले लोग थे, फिर जो देश का बंटवारा करने वाले लोग थे, फिर कहीं से कहीं न कहीं पड़ोसी मुल्क का दखल हिंदुस्तान में न हो जाए। जिस तरीके से होता था कि पाकिस्तान की नोट भी वहां पर चलने लगी थी, पाकिस्तान अलग करने की बात भी वहां पर हो रही थी कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में मिला दिया गया, वहां के नौजवानों को बहकाया गया, वहां के नौजवान बेरोजगार हुए। लेकिन अब कम से कम यह है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कहना चाहिए, राजनीति से हट कर भी कभी जो है फैसला लेना चाहिए कि अगर हमारे प्रदेश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, माओ बहनों के लिए आज कम से कम कोई मीडिया में खबरें आप बता दी कि आपके टीवी 27 पर कब किसी महिला के अपहरण की घटना आपने जम्मू कश्मीर में दिखाई है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर 10 साल पहले आप जाएंगे, 2014 के पहले, तो आए दिन ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वहां घाटी में हमेशा अमन चैन
खराब हुआ, जिसकी वजह से वहाँ एक अलग से ताकत बनी नौजवानों की और उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन उनको लगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, धीरे धीरे वहाँ के लोगों का नजरिया बदला और आज ये नजरिया बदला है कि किसी भी तरीके से जो ये सरकार पिछली सरकारें हुआ करती थी इनको उखाड़ फेंका जाए, चाहे भले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया जाए। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने झंडा उठाया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का चयन किया गया और आज वो गली गली जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी वहां 20 सीटें लेकर आएगी और उनके गठबंधन दल के नेताओं के साथ, उनके गठबंधन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में है। और इसी बात को ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, कौन गठबंधन साथी होगा ये भी खुलासा कर दीजिए। चुकी आप देखेंगे ना, आपसे ज्यादा कौन बता सकता है जिसकी पूरे देश पर निगाह हो। हम लोग तो छोटी छोटी बातों भाई देखिए, वहां पर दो ही महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिसके साथ 2014 में आपने किया था। एक तो वो पार्टी है, दूसरी पार्टी वो है जिसके साथ मनीष पांडे जी की पार्टी ने गठबंधन कर रखा है। तो और उसके बाद तो जो छोटी छोटी पार्टियां, उनसे आपका काम चलने वाला नहीं है। तो किस बात आप ये समझ लीजिए, जिस पार्टी के अंदर राष्ट्रभक्ति होगी, देशभक्ति होगी, जो चाहता होगा कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जो चाहता होगा कि जम्मू कश्मीर में घाटी में अमन चैन बना रहे, जो जम्मू कश्मीर जो आज विदेशों में जो सैलानियों ने आना छोड़ दिया, पर्यटकों ने आना छोड़ दिया था इसी वजह से कि वहां पर जो है पर्यटकों का अपहरण हो जाया करता है, तो कम से कम ये चीजें खत्म हो गई है। तो अब जो पार्टी ये चाहेगी कि देश के विकास में अपना योगदान दे सके, मोदी जी की विचारधारा के साथ चले, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। सरकार बगैर भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, ये आप तय समझ लीजिए। जी जी जी, ठीक है। मनीष जी, आप सहमत हैं? क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि वहां पर रीजनल पार्टियों का बोलबाला रहता है जम्मू कश्मीर में। आप भी एक रीजनल पार्टी के साथ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। शमशी जी ने भी खुलासा कर दिया है कि वो गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे। तो जो आपका गठबंधन है वो भी अभी खतरे में है, क्योंकि अब दो ही वहाँ पर बड़ी पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन की स्थिति बन सकती है, या तो पीडीपी होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी इंजीनियर राशिद वाली भी एक पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इतनी तो नैतिकता बीजेपी के अंदर है ही कि वो एक अलगाववादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो अब ले दे के दो ही पार्टी बची है जिसमें से एक के साथ आपका पहले से ही गठबंधन है। तो आप सतर्क हो जाइए मनीष जी। मैं इन सारी बातों के बस आपको उससे एक छोटी सी बात कहूंगा और अपने भाई शमशी आजाद को भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बात के कुछ दिनों पहले तक पीडीपी के खिलाफ नारे लगाने वाले थे, 2014 में पीडीपी के साथ ये मिलकर सरकार बनाए और तब से राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी बातें मतलब बार बार इन शब्दों का उपयोग करके ये जता जो रहे हैं। इनको तो पहले मैं ये बता दूं कि ये ऐसी पार्टी के साथ है जिनकी पार्टी राष्ट्र का झंडा ही अपना नहीं मानती थी। आरएसएस के कार्यालय पे बरसों तक झंडा तिरंगा का नहीं फैलाया गया था। अरे शमशी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, जब आपका टर्न आया तो आप बोलिए ना। ठीक है, ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद शमशी जी से जवाब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है मनीष जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। नाराज मत हो, ये सत्य को स्वीकारिए, ये सत्य है। आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया कई वर्षों तक। आपको अगर ना पता हो तो एक बार अरे वो तो सोनिया गांधी के ससुराल वहाँ ननिहाल में भी नहीं लहराया गया, इसलिए में उससे क्या मतलब है? हमारी पार्टी की बात आप करिए ना। अगर मैंने आपको इज्जत दी तो लाल चौक पर झंडा लहराया कि नहीं लहराया? आपसे जो मैंने कहा, मैंने जहाँ कांग्रेस की सरकार में देश का झंडा नहीं लहराया जाता था, वहाँ देश का झंडा लहराया गया कि नहीं लहराया गया? आप मुझसे तेज भी नहीं बोल सकते। मनीष जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मनीष जी अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कहिए। कैसे आदमी, उनके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, हर आदमी के बीच में वो कूद जा रहे हैं। नहीं तो गलत बात मत बोलिए ना। अरे गलत बात, अगर आपको गलत लग रहा हो आप अपनी पार्टी आपसे जवाब ले लूंगा, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब ले लूंगा। एकदम सही बोलिए जी, ठीक है। देखिए, एक चैनल पे बैठ के आप धमकी भरे स्वर में जो शमशी जी बोल रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी तो आपको थोड़ा सा बताया तो तिलमिलाहट मच गई। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो फेंक रहे थे टीवी चैनल पे, आप ये भी जानकारी रखिए, तिरंगे को पैरों से कुचलने वाली पार्टी है आपकी, थोड़ा जानकारी रखिए। वर्षों तक झंडा न मानने वाली आपकी है पार्टी। और आप राष्ट्रवाद की बात, अगर मैं गलत
मैं गलत बोल रहा हूँ आपको अगर मैं प्रमाण दे दूं तो आज के बाद से आप अपनी पार्टी का पक्ष कभी नहीं रखेंगे ना। बोलिए, यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा? अगर मैं ऐसा प्रमाण देता हूँ तो आज के बाद से आप कभी बात नहीं करोगे ना। भारतीय जनता पार्टी आप उसका मुकाबला कहाँ करेंगे? क्यों चिल्ला रहे हो सर? अगर नहीं जानकारी का अभाव है तो थोड़ी पढ़ाई कर लो। मनीष जी, आप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके बैठ जाते हो। कहाँ बात करेंगे? ठीक है, ठीक है, आप लोगों के पास आऊंगा। अमनप्रीत जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले लेता हूँ। अमनप्रीत जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेता हूँ। अमनप्रीत जी, केंद्र सरकार ने कई देशों के डिप्लोमेट को इस चुनाव में बुलाया है और आज सुबह से ही वो डिप्लोमेट्स अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। भारत सरकार का एक नजरिया रहा है कि आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत विदेश के जो डेलीगेट्स आए हैं वो घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि एक मैसेज देने के लिए कि हाँ, दुनिया में ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जमहूरियत बहाल हो गई है, वहाँ के लोग वोट मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अपने ही एजेंडे को एक तरीके से काउंटर किया है। जी, असल में कश्मीर में जो डेलीगेट्स बुलाए गए हैं वो वहां पे निवेश किया जा सके, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हमारी सरकार ने लिया है। अगर बाहर की कंपनियां आएंगी, बाहर के डेलीगेट आएंगे तो जम्मू कश्मीर में वो देखेंगे कि वहां पे सब चंगा है, वहां पे इलेक्शन अच्छे से हो रहे हैं, वहां पे शांति मुहैया है, करवाई जा रही है, इलेक्शन शांति से हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मतलब बाहर क्या हमारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर यही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पे आतंकवादी गठबंधन जो है वो लोगों को धमकाते हैं, वोटिंग नहीं करने देते, वहां पे शांति बनाए नहीं रखने देते। तो वहां पे सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई उद्योग वहां पे लगाना भी चाहता है, अगर हमारी सरकार जम्मू और कश्मीर को डेवलप करना चाहती है, वहां पे बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहती है और विदेशी कंपनियों को वहां पे इनवाइट करती है, आपने देखा वहां पे सबमिट भी करवाया गया था, तो उन चीजों को दिखाने के लिए पहले ये दिखाना होगा कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अंडर कंट्रोल है, वहां पे शांति बहाल की हुई है, वहां पे जो लोग हैं वो उत्साहित हैं कामों को करने के लिए, वहां के जो यंगस्टर हैं वो बढ़ चढ़ के अगर वहां पे जो भी इन्वेस्ट करा जाएगा, जहाँ पे जो भी उद्योग लगाए जाएंगे, वहां पे जो वहां के लोकलाइट्स हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये सब दिखाने के लिए मुझे लगता है इस मौके से बढ़िया मौका नहीं था, इसलिए हमारी सरकार ने विदेशी डेलीगेट को जो उनको इन्विटेशन भेजा है उनको बुलाया है कि वो आए और देखें कि जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, वहां पे शांति बनी हुई है, वहां पे सब चंगा है, ताकि वो आने वाले दिनों में वहां पे बड़े बड़े उद्योग लगा सके और हमारी जो स्टेट है वो डेवलप स्टेटों में आ सके। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आशीष जी, मनीष जी, अमनप्रीत जी, शमसी जी, आप सबका शुक्रिया करूंगा। वोटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों में बहुत उत्साह है, जो ये बता रहा है कि ये राज्य अब आतंकवाद और अलगाववाद से बाहर निकल आया है और विकास के रास्ते पर पूरे देश के साथ कदमताल करने के लिए तैयार है। ये चुनाव निस्संदेह राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने का रास्ता खोलेगा, क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार ही लोकतंत्र में लोगों का कल्याण कर सकती है। ये जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।